नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को पता है, देश में, गांव गांव में, शहर शहर में, हर मोहल्ले में, प्रत्येक घर में अब लोगों को यह पता है कि देश में जो सरकारी नौकरी है उसमें सबसे बड़ी नौकरी जो होती है वो आईएएस की होती है, आईपीएस की भी होती है, आईएफएस की होती है। आईएफएस में दो होते हैं, एक फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये बड़ी नौकरियां हैं सरकारी में। प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा बड़ी नौकरियां हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं आपको। तो इस नौकरी की चर्चा इसलिए होती है कि सरकार जो नीतियां बनाती हैं उन नीतियों को लागू करने के लिए इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये लोग सबसे कारगर होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। इनको नीतियों की जानकारी होती है, निर्धारण कैसे करना है, उसको लागू कैसे करना होता है, इसकी बेस्ट ट्रेनिंग, सबसे बेहतर प्रशिक्षण इन्हीं लोगों को मिलता है, जिसमें आईएएस का नाम सबसे ऊपर होता है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से भी आईएएस को बहुत बड़ा माना जाता है, इसको बहुत तवज्जो दी जाती है। आईएएस जो हैं वो एक तरह से कहें कि समाज में सर आंखों पर होते हैं। खास करके आप उत्तर प्रदेश और बिहार, बल्कि यूँ कहें कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखेंगे या हिंदी पट्टी में देखेंगे तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी हाल ही में एक आईपीएस जो है, जो आसाम कैडर के हैं, वो नौकरी छोड़ के आए हुए थे। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। चैनल का नाम मुझे बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन उन्होंने अभी जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। बड़े छोटे छोटे बाल रखते हैं, मुर्गा कट टाइप का, बहुत सख्त ऑफिसर माने जाते थे। शायद छोड़ के क्यों आ गए, और भाजपा ने उनको टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमें एक जगह से 33 करोड़ रुपया डाउरी के रूप में ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि उन्होंने लिया नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस नौकरी को कितनी प्रतिष्ठा मिली हुई है। वैसे वो आईपीएस है। वैसे भी दहेज के मामले में अगर देखेंगे तो सरकारी नौकरों पे, सरकारी नौकरियों पे बहुत सारे मीम्स और प्रोग्राम्स बनते हैं कि कैसे इसकी महत्ता है। अगर आप शिक्षक भी हैं, क्लर्क हैं, बैंक पीओ हैं, तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एक नई चीज़ इसमें अभी प्रवेश पाई है। एक सुझाव आया है बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के एक आदमी की तरफ से। नारायण मूर्ति साहब हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनके तरफ से आया है। मौजूदा प्रणाली से आईएएस को नहीं लेकर मैनेजमेंट स्कूलों से लिया जाना चाहिए। ये वही नारायण मूर्ति साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 70 घंटे सप्ताह में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, लगभग 12 घंटा डेली। अभी 8 घंटे का रूल है, लेकिन उन्होंने 12 घंटा बोला था। तो इस पे बहुत देश में हंगामा मचा हुआ था। लेकिन इस बार नारायण मूर्ति साहब को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, इस पर ज़्यादा कोई कार्यक्रम वगैरह भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से ये जनमानस में फैलाने की बात है। उन्होंने मोदी साहब से अपील किया है इस मामले में कि आप प्रणाली को चेंज कीजिए और मैनेजमेंट स्कूलों से लीजिए इसको, आईएएस को। क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल से जाएंगे और उन्हें एक ही चीज़ में ट्रेनिंग मिलेगी और 30-40 वर्षों तक वो एक ही फील्ड में काम करेंगे। मान लीजिए कोई जाता है तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग उसको दी जाती है, या टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी में वो काम करें। नारायण मूर्ति साहब का ये कहना था। तो अब ये संभव नहीं है इस प्रणाली में, क्योंकि अभी जो आईएएस जो भी बनते हैं बाद में वो सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ तक जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं, तो उसमें किसी को भी कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। सरकार जहाँ चाहती है उन्हें वहाँ बिठाती है, और एक जो सिस्टम बनाया है उसमें उनको काम करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत बेहतर काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे अभी बिहार में आपने देखा होगा कि शिक्षा पे बड़ी थू होती थी, लेकिन एक पाठक साहब आए और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। अभी जो सिद्धार्थ हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यह देखा जाता है। लेकिन ये सब मैनेजमेंट स्कूल वालों को पसंद नहीं है। उनको लगता है कि जो मैनेजमेंट स्कूल हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग आईआईटीएन हैं, या कुछ लोग आईआईटी कर ले रहे हैं, उसके बाद भी वो मैनेजमेंट करने जाते हैं, आईआईएम। मेरा ये कहना है, जो नारायण मूर्ति साहब ने कहा है, किसी किसी मामले में तो ठीक हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लिया भी जाता है,
जाना भी चाहिए। लेकिन अब और सारे कॉलेज जो हैं फिर उनकी महत्ता क्या रह जाएगी। जैसे उन्होंने बताया है कि ये सारा जो है मैनेजमेंट कॉलेजों से या मैनेजमेंट स्कूल से लिया जाना चाहिए, जो भी आईएएस हैं उनको। तो अब एक तरह से तो यूपीएससी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी, उसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। बाद में वो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सीडीएस वगैरह और बहुत सारी नौकरियां जो हैं यूपीएससी से मिलती हैं, कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हीं से ले लिया जाए, या उस फील्ड से रिलेटेड कोई हो तो वो ले लिया जाए। उसके बाद जैसे सेना के लिए भी लिया जाता है सीडीएस वगैरह, वो यूपीएससी ही लेती है, तो उनको भी वो बोलेंगे कि भाई यहीं से ले लीजिए, मैनेजमेंट स्कूलों से फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह उन्हें बढ़िया दी जाएगी, सेना के विषय में बताया जाए। कुछ भी कह सकते हैं, बड़े लोग हैं, उनकी क्या बात है, उनकी सरकारें सुनती भी हैं, ऐसा भी है। नारायण मूर्ति साहब ने इसलिए ये राय दिया है, उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट स्कूलों से आते हैं या जो लोग इस सिस्टम से आते हैं, जो कॉरपोरेट वाले सिस्टम में घुसते हैं और मैनेजमेंट से आते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं बड़ी उच्च होती हैं। उसके बाद वो असंभव को संभव करना जानते हैं, लागत को नियंत्रित करना जानते हैं, लागत को नियंत्रित कर सकते हैं, उच्च आकांक्षा रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे थे। उसके साथ साथ लोगों का भरोसा हासिल करना और टारगेट को जल्दी अचीव करना भी उन्होंने बताया है। दूसरी बात यह है कि आईएएस के साथ संभवतः उनका ये मानना रहा होगा कि आईएएस के साथ ये सब नहीं होता है, वहाँ फाइलें चलती रहती हैं, उसमें टाइम बाउंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी काम कभी भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, टाइम से उसमें भी काम होता है। ऐसा नहीं है मूर्ति साहब कि उसमें कुछ काम नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थाएं हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, बेहतर कॉलेजेज हैं, जिसमें लोग जाते हैं मैक्सिमम तो आईएएस बनने के लिए नहीं, लेकिन उसमें अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिनका रहता है कि हम फला कॉलेज से पढ़ेंगे और वहीं जाके हम तैयारी भी करेंगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रायः जो लोग ह्यूमैनिटीज में यहाँ से जाते हैं, उसमें से खास करके बिहार से और उत्तर प्रदेश से, उनकी आकांक्षा रहती है कि हम आईएएस में ज़रूर बैठें, हम पढ़ें भी। दिल्ली में जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होके उसमें जाते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बिहार से और यूपी से जो जाते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता ये जरूर रहती है कि हम आईएएस के एग्जाम में अर्थात यूपीएससी में बैठें। यूपीएससी जो टर्म है वो देश में बहुत ही प्रचलित है, खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे इलाके हैं, गांव-गांव में ये प्रचलित है। लड़के भी आपस में बात करते हैं कि क्या करना है, तो यूपीएससी देना है यार, एक बार दो बार यूपीएससी जरूर देना है। उसके बाद अगर उसमें नहीं होता है तो तैयारी बहुत ही पुष्ट होती है। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो बहुत बेहतर तैयारी होती है, तो कम से कम पीसीएस निकल जाता है, मतलब एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो निकलता है। ऐसा होता है कि यूपीएससी के बाद अगर नहीं निकलता है तो दूसरा अगर कोई टारगेट होता है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही होता है, और वह भी एक बढ़िया नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, सिक्योरिटी होती है, इसलिए लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। बाकी जो कॉरपोरेट की नौकरी होती है वो अच्छी तो होती है, जब तक होती है, टारगेटेड होता है सब कुछ कि आपको ये लक्ष्य इतने दिनों में पूरा करना होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे टिकाऊ रहेंगे। हो सकता है एक ही दिन में किसी एक कंपनी से 500 लोगों को बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया जाए। एक तरह से कहें तो नारायण मूर्ति साहब ने ये भी कहा है, लोगों को भी कहा है और सरकार को भी कहा है कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। प्रायः कॉरपोरेट में जो बहुत ऊंचे स्तर पर लोग बैठे हैं, खड़े हैं, वो सामान्य लोगों की मानसिकता को और सरकार में बैठे लोगों की जो मानसिकता होती है उसको भी टारगेट करते हैं। उन्हें एक तरह से नीचा दिखाने की बात जरूर करते हैं कि भाई तुम अपनी मानसिकता बदलो, अर्थात तुम अपडेट नहीं हो, अप टू डेट नहीं हो, या जिस लेवल तक तुम्हें सोचना चाहिए वहाँ तक आप नहीं सोच सकते हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि सभी लोग आईआईएम में नहीं पढ़ सकते, आईआईटी में सभी लोग नहीं जा सकते, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो थोड़ा सा भी सीरियस है, गंभीर है, ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली के सेंट स्टीफन में और हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हो या पढ़ा हो, वो पटना से भी पढ़ सकता है, मोतिहारी से भी पढ़ सकता है, गोरखपुर से भी पढ़ सकता है, कानपुर से पढ़ सकता है, और सिंसियर है तो वहीं से बैठ करके वो यूपीएससी निकाल सकता है। सिंसियरिटी की ज़रूरत है, उसके लिए
कोचिंग संस्थाएं तो होती हैं, अगर कॉलेज में भी पढ़ाई अच्छी होती है, जैसे 1-2 साल पहले बिहार की एक लड़की थी, वो टॉपर थी, आरा की थी संभवतः, वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। कोचिंग में एक बार उसने एडमिशन लिया था 6 महीने के लिए, फिर आके कोविड पीरियड में उसने यहीं पे तैयारी किया और उसने यूपीएससी क्रैक किया और बहुत बढ़िया से उनका हुआ भी, नाम रोशन किया उसने। और उसने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें या वहाँ कोचिंग करें। उसने ये भी बताया था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं हो सकती है। वो इसलिए होती है कि अगर आपकी दिशा ठीक नहीं है तो वो कोचिंग से पूरी हो सकती है, एक गाइडेंस बढ़िया मिलता है। बिहार में भी पहले देखें तो इतना ज़्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन तब जब कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती थी तो दरअसल रूट जो है वहीं से गड़बड़ है। अगर वो ठीक होता है तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो नारायण मूर्ति साहब ने कहा है वो 5, 10, 20% मामलों में तो समीचीन होगा, लेकिन 100% मामलों में समीचीन नहीं होगा। तो उनकी जो मंशा है उसे समझा जा सकता है। ये जो प्रणाली है वो ठीक करने की ज़रूरत है या बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने मानसिकता की बात तो कही है। किसी पत्रकार ने एक कार्यक्रम में पूछा था कि क्या 70 घंटे काम करने की आवश्यकता अब भी है, तो उन्होंने बोला, इसी कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है और मैं अभी भी उस मामले में टिका हुआ। सबको विचार करने की ज़रूरत है कि क्या नारायण मूर्ति साहब ने जो कहा है वो प्रासंगिक है। हो भी सकता है, दरअसल कोई चैनल वाला कहे या कोई अखबार वाला कहे या नारायण मूर्ति साहब ही कहे या कोई भी कहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रासंगिक नहीं है, हो भी सकता है। तो आप सभी लोगों को अगर यह वीडियो और यह सब्जेक्ट आपको अगर ठीक लगा तो कृपया इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।